देखिए, इतना अगर आप हल्का कर देंगे एक इशू को तो वो इशू का सोल्यूशन आने ही वाला नहीं, क्योंकि आप उस इशू को ही बिल्कुल खारिज करना चाहते हैं कि यार ये तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए है ना। तो इसको इतना हल्का करना ये गलत है। स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म को ऑस्कर भी मिला और पूरी दुनिया में ऐसे हर काम की सराहना वक्त वक्त पे होती रही है। एक हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि जब हम एक ऐसे इशू को लेके एक बिल्कुल बोल्ड और सच्ची फिल्म बनाते हैं तो लोगों को बहुत अनसेटलिंग फील होता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसलिए इस तरीके के आक्षेप होते हैं। 23 फरवरी 2026 को केरला बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर वो कहते हैं कि उन्हें इस फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बीजेपी वो पार्टी है जिसने केरला स्टोरी 1 को देश भर में कई राज्यों में टैक्स फ्री किया था, बट अगर बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट, जिसे आमतौर पर यह माना जाता कि वो इन सब्जेक्ट पर आपका समर्थक होना चाहिए था, वो आपसे किनारा कर रहा है, तो क्या ये फिल्म की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं है? सर, ये तो मैं मानता हूं कि हमारी जो पहले दिन से लड़ाई है कि हम कोई बीजेपी फंडेड फिल्म कंपनी नहीं है या हम बीजेपी के फंड पे पिक्चर नहीं बना रहे हैं, उसका वैलिडेशन है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो ऐसे देखता हूं कि जब बीजेपी के नेता खड़े होकर बोलते हैं कि इस फिल्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम ये फिल्म देखना भी नहीं चाहते हैं, तो वो इसी बात को साबित करता है कि हमारा बीजेपी से कोई इसके अंदर पार्टनरशिप या कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं। तो हमारे क्लेम को ये इनका स्टेटमेंट बिल्कुल अंडरलाइन करता है और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस फिल्म को ज़रूर देखें। उनको चाहे कितनी भी तकलीफ हो, वो फिल्म देखेंगे तो उनके दिमाग की बहुत सारी गलतफहमियां शायद दूर हो जाएंगी। हदिया केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्म बदलने को मौलिक अधिकार माना था जी। बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्जी से, खुशी से कन्वर्ट होती होंगी, शादी करती होंगी और एक रिश्ता जी रही होंगी। क्या जिस चीज को अदालत ने मौलिक अधिकार माना, इस फिल्म के बाद आप समाज को एक मौका दे रहे हैं कि उन पर क्वेश्चन करें? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? नहीं कहा। वो मौलिक अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मैं कोई भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो हर लड़की को, हर इंसान को छूट है, वो जिस रिलीजन को बिलीव करता है, जहां उसे शांति मिलती है, उसे अच्छा फेथ आता है, वो करे। बट नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत सी लड़कियां जिन्होंने बाई चॉइस, नॉट बाई फोर्स, किसी मुस्लिम लड़के से या किसी गैर रिलीजन वाले लड़के से शादी की होगी और अपना रिलीजन चेंज किया होगा, उनमें से कई के पेरेंट्स सामने आ सकते हैं और कहेंगे कि देखिए हमारी लड़की को बेवकूफ बनाया गया। इस फिल्म में भी ऐसा, जो ट्रेलर में देख रहा हूं मैं, राजस्थान वाले केस में कह रहे वो तो बच्ची है, उससे सही गलत समझ नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो यही मानते हैं कि बेटी हमारी मासूम है, लड़के ने बहला फुसला लिया होगा। तो वो जो बाई चॉइस वाले हैं, वो उसकी लकीर खत्म नहीं हो जाएगी? नहीं, क्यों खत्म होगी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ बाइनरी होती है, या इस तरफ या उस तरफ, कोई बीच में एक स्पेस नहीं होती? होती है, हर समाज में होती है। तो हम इसको एक बाइनरी में ना देखें कि या तो सब अच्छे हैं या सब बुरे हैं। हम ऐसा कह भी नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ थोड़ा देखिए, परखिए और जो बुरे हैं उनको समझिए, उनको एक्सपोज करिए, बस इतनी सी बात है। फिर वही जो एक सवाल आपने कहा, चलिए मैं पूछता हूं कि 9/11 पर फिल्में बनी, आप जिक्र कर रहे थे, होलोकॉस्ट पर बनी, ताकि इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। उन फिल्मों को दुनिया में सराहा गया। भारत में जो रियल लाइफ फिल्में बनी हैं, जिसमें कश्मीर फाइल मैं अगेन जिक्र कर दे रहा हूँ, कश्मीर फाइल में भी बहुत सारे इंसिडेंट में पढ़ रहा था जो सही थे, मैंने उसके यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। आपकी ये फिल्म आई, केरला स्टोरी आई, केरला स्टोरी 2 मुझे नहीं पता कितनी सच है, मैंने देखी नहीं है। आपको लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल फिल्में इंडिया में बनती हैं, उनको इंडिया में इज्जत नहीं मिलती? नहीं, इज्जत बहुत मिलती है, विरोध भी होता है, पर आप ऐसा देखिए कि केरला स्टोरी 1 कितने लोगों ने देखी। अगर वो आंकड़ा आप जोड़ेंगे और कितने लोगों ने उसको पसंद किया और कितने लोगों ने ये कहा कि ये सच्ची है। आज भी आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हम एक डिस्कशन में बैठे हैं, तो नेगेटिव बातें ज्यादा हमेशा आगे रहती हैं। पर अगर आप ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आज भी देखेंगे तो जितने लोग विरोध कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा लोग इस फिल्म का समर्थन भी कर रहे हैं। अच्छा, आपका कोई कांटेक्ट है सेंसर बोर्ड में? नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स से जब बात कर रहे थे हम, तो ये कह रहे थे कि भाई हमारे सीन्स काट देते हैं। विपुल जी ने टांग पकड़ के, मुंह खुलवा के बीफ मुंह में ठुसवाने वाला सीन डाला और सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। तो उसमें कोई
मतलब कई सीन ऐसे हैं जो बड़े आपत्तिजनक हो सकते नहीं, थे, मैं जो आपको- बाकी डायरेक्टर्स की फिल्मों पे कैंची चल जाती है। नहीं, विपुल जी का जो था वो कहा ग्रीन सिग्नल है, जाइए आगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 16 मॉडिफिकेशन किए तब जाके सर्टिफिकेट दिया है। तो ये आक्षेप इससे भी खतरनाक सीन थे। खतरनाक थे या सेंसर बोर्ड को लगा कि ये फिल्म में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आपकी फिल्म जो मैसेज कन्वे करना चाहती है वो हमारी एक्सपर्ट पैनल के हिसाब से वो कन्वे हो रहा है। और उन्होंने मॉडिफिकेशन करवाए, कहीं डायलॉग कटवाए, कहीं कुछ सीन छोटे करवाए, कहीं बहुत कुछ कट किया। और वो 16 मॉडिफिकेशन के बाद ये फिल्म को सेंसर बोर्ड ने करीब 1 से सवा महीने की स्क्रूटिनी के बाद सर्टिफिकेट दिया है। इतना स्क्रूटिनी हुई है आपकी फिल्म पे? बिल्कुल। क्योंकि लोग तो मानते हैं कि वहां भी अपने ही हैं। अरे अगर अपने ही होते तब तो फिर 16 मॉडिफिकेशन की भी क्या जरूरत थी? या वो कश्मीर फाइल वाला कि सरकार भले अपनी है, सिस्टम उनका है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, सेंसर बोर्ड को मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सेंसर बोर्ड जो है उसकी एक धारणा है लोगों के दिमाग में कि ये एक गवर्नमेंट का बाबूशाही वाला डिपार्टमेंट है। पर आप यकीन मानिए, जब वो लोग एक एक्सपर्ट पैनल बिठाते हैं, पर्टिकुलरली केरला स्टोरी जैसी फिल्म होती है जब, तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने फील्ड के, अपने डोमेन के बहुत सुलझे हुए, बहुत ही शानदार करियर वाले लोग होते हैं। और वो केरल से भी एक्सपर्ट को बुलाते हैं अगर उन्हें ज़रूरत लगे तो। सो ऐसा नहीं है कि वो गए, डाल दिया एप्लीकेशन और उन्होंने दे दिया। बहुत थरस स्क्रूटिनी करके। जुगाड़ तो देश में हर जगह चलता है ना सर। जुगाड़ चलता ही होगा, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सेंसर बोर्ड जो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनता है वो तो जुगाड़ पे आता है ना। नहीं ये आप ऐसा कह के प्रसून जोशी जैसे एक बहुत ही संपन्न और बहुत ही आर्टिस्टिक इंसान पे कमाल, मैं उनकी कला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हाँ, तो लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूं और मैं जानता हूं इस देश में कुछ भी इत्तेफाक नहीं। अग्रीड, लेकिन प्रसून जोशी को ऐसी कोई पोस्ट लेने के लिए कोई जुगाड़ करना पड़े, ऐसी उनकी कोई ना जरूरत। मैंने उनकी भी तारीफ वाले इंटरव्यूज देखे हैं। नहीं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान भी है। एक राइटर के तौर पर 10 आउट ऑफ 10 वो हैं, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मुरीद हूं। लेकिन जब मैं एक पत्रकार के चश्मे से देखता हूं तो मुझे इस चश्मे से काफी कुछ दिखाई पड़ता है। देखिए, वो क्योंकि वो एक ऐसा धारा बन चुका है कि इस देश में सब जुगाड़ से चलता है। तो हम क्या है, कई बार हम होता होगा, लेकिन इस देश में मेरिट है ही नहीं, ऐसा नहीं होना। इस देश में राष्ट्रपति से लेकर हर प्रदेश के राज्यपाल, हर प्रदेश का आपका डीजीपी बनता है। आपके हर जगह पर आप बिना, इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन तक, हर चीज पर कहीं एक किसी का लगाव होता है, झुकाव होता है, कोई एक अपना इक्वेशन होता है, नफा नुकसान होता है, जिसको आप ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश करते हैं। बट नहीं, ये तो होता तो है। देखिए, ये फिर ऐसी बात और जो ना माने वो बहुत मासूम है, ये मेरा मानना। नहीं, ये ऐसी बात हो जाएगी कि फिर तो मेरिट की कोई वैल्यू ही है। वैल्यू बस मेरिट वालों में फिर वो बिना टैलेंट के तो बात ही नहीं। देखिए, वो फिर व्यक्तिगत चॉइस भी हो जाती है कि मुझे आपका काम किसी और से ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये इसको आप जुगाड़ नहीं कह सकते। या मुझे ये पता है कि आप थोड़ा मेरे लिए सॉफ्ट रह लेंगे, पर ये जुगाड़ नहीं है। ये मेरिट की बात है कि मेरी चॉइस गलत हो सकती है। हाँ। लेकिन मेरी चॉइस की ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए। मैं ईमानदारी से चॉइस कर या ऐसा हो सकता है कि आपने मेरे लिए अच्छा किया हो तो मैंने आपको रिवॉर्ड दे दिया हो। ये तो हमें सीबीआई इंक्वायरी बिठा के चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि प्रसून जोशी बहुत नहीं, मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा। प्रसून जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ ग्रेट मैन। और सेंसर बोर्ड की और ये आज से नहीं है, ये पहले भी रहा है, हमेशा रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक इंसान रहेगा, चलिए होगा। आपका ये व्यू पॉइंट है, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि हर पोजीशन या हर पोस्ट प्योर पहचान के या जुगाड़ के बेसिस पे नहीं होती। और मुझे ये लगता है कि जो मूल मुद्दा है कि सेंसर बोर्ड के प्रोसेस को प्रसून जी ने बहुत अच्छे से, ईमानदारी से काम किया है। नहीं तो मेरी फिल्म में 16 कट आते ही नहीं, मेरी फिल्म ऐसे ही निकल जाती। फिर क्या दिक्कत थी? एक सवाल सर फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जो आया कि इस बार केरल में चुनाव है। केरला स्टोरी 1 जब आई थी तो शायद कर्नाटक में चुनाव था, केरला स्टोरी 2 जब आ रही तो केरल में चुनाव है। लोग कह रहे हैं कि ये कोरा इत्तेफाक बार बार दोहराया जा रहा है। नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन ले आइए। क्योंकि क्या है, इस साल देश में 5-6 इलेक्शन होंगे, अगले साल भी 4-5 होंगे। फिर लोग बोलेंगे अरे अब तो 2029 आ रहा है। तो इलेक्शन का साइकिल तो इस देश में कभी खत्म ही नहीं होता। कौन सा ऐसा 6 महीने का पीरियड होता है जब हमारे देश में इलेक्शन नहीं होता? इलेक्शन तो लगे ही रहते हैं। और अगर मुझे इलेक्शन के लिए ही आपका इम्पैक्ट तो बंगाल में भी दिखाई पड़ेगा। अभी तो 2 महीने बंगाल में चुनाव। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर मुझे इलेक्शन के लिए पिक्चर बनानी होती किसी पार्टी के साथ मिलके, तो मैं पहले तो बंगाल की स्टोरी लेता। वो तो बड़ा स्टेट है ना, केरल के मुकाबले बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, बिजनेस वाइज भी और नेशनल इंपॉर्टेंस वाइज भी किसी पार्टी के लिए हो सकता है। तो मैं वो पहले करता ना, मैं एक कहानी बंगाल की ले आता और इस फिल्म का नाम बंगाल स्टोरी रख देता। अनुराग कश्यप का एक दोस्त, 2 बड़े लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ। एक नसीर साहब का नाम, नसीर साहब ने केरला स्टोरी 1 के बाद एक बयान में कहीं पढ़ा था कि ऐसी फिल्में नाजी दौर के प्रोपेगेंडा की याद दिलाती है। और अनुराग का कि जब सिनेमा का इस्तेमाल किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हो जाए तो वो कला की हार होती है। ये बॉलीवुड से रिएक्शन आना, इस पर आप क्या काउंटर है? देखिए, ये व्यक्तिगत रिएक्शन है और मैं उनके दोनों के ओपिनियन की अपनी जगह इज्जत करता हूँ। रहा सवाल मैंने अनुराग के ऊपर, मैंने बता दिया आपको जो मेरे डायरेक्टर ने जो कही थी बात, और मेरा अपना जो टेक था वो मैंने बता दिया। नसीर भाई हमारे बहुत सीनियर हैं और हमारी थिएटर की परंपरा है कि जो हमारे सीनियर होते हैं वो हमें थप्पड़ भी मार दें तो हम उनके अगेंस्ट बोलते नहीं हैं। तो नसीर भाई के अगेंस्ट बोलना या
इनके इस स्टेटमेंट को रिएक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपने कह दिया, मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं उस पर आगे बढ़ाता हूँ। वो आप कुछ चीज़ें व्यक्तिगत भी होती हैं, कुछ अपनी दोस्तियां भी होती हैं, और कई बार सम्मान विरोध से ज़्यादा जरूरी होता है। वो होता है ना कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रखी, तो वो जो एक लाज आपने रखी है मैं उसका सम्मान करता हूँ। बट एक सवाल मेरे जहन में आता है कि एक 15 साल का बच्चा, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, जो ये सब देख रहा होगा, आपको लगता है कि वो अब दोस्तों के बीच भी शक की दीवार पैदा हो सकती है? वो क्या सोचेगा जब ये फिल्में देख रहा है वो? नहीं, देखिए, या उसका दोस्त अपने घर आएगा तो अपनी बहन को लेकर वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा? आपको लगता है ये शक तो कम से कम पैदा हो गया है, जो देखिए अगर ये फिल्म उतनी मास सक्सेसफुल होती है? मैं ऐसा मानता हूं कि आप जब किसी से दोस्ती करते हैं तो आप उसमें कोई गुण देखते हैं, इसीलिए दोस्ती करते हैं। हमारी फिल्म के आने के बाद क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए थोड़ी पैनी नजर रखिए, यही हमारा मैसेज है। हम ये नहीं कह रहे कि आने वाले हर इंसान पे शक करो, हर इंसान, लेकिन एक फिल्म आपको कुछ दिखा रही है, उसके बाद आप अगर थोड़ी पैनी नजर रखें कि कोई क्रिमिनल आपकी जिंदगी में ना घुस जाए, तो इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं। हम तो ये बात अपने बच्चों को, वैसे भी फॉरगेट अबाउट मुस्लिम, क्या हम अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को जनरली नहीं कहते कि भाई दोस्त जो है वो थोड़ा समझ के करना। आजकल जो दोस्त होते हैं वो बड़े तो सोच विचार के दोस्त बनाना, ये तो एक जनरल एडवाइस होती है। बट ये कहते हैं ना, हमने भी समझ कि शक का इलाज नहीं होता। नहीं होता। अब अगर शक पैदा हो गया, चाहे वो पति पत्नी में हो या दोस्त में हो या मित्र में हो, तो फिर आदमी उसी हिसाब से दिमाग सोचने लगता है, उसकी हर चीज में वही घूम टहल के दिमाग जाता है। देखिए, अगर कोई इंसान इतना प्रभावित हो जाता है और अपना विवेक खो बैठता है कि फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो वो बड़ा दुखद प्रसंग हुआ। फिल्म सिर्फ ये कह रही है कि अपने विवेक को जागरूक रखिए और अपने आसपास जो लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। दैट इज ऑल वी आर सेइंग। भारत में माँ बाप जो है अक्सर बेटी अगर मर्जी खिलाफ शादी कर ले तो लड़के वालों पर केस ठोक देते हैं, और ये बहुत कॉमन है। इसीलिए शायद देश भर में लड़कियों को स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन इन्हीं के साथ रह जाएंगे। ये जात में भी होता है, ये धर्म में भी होता है। क्या ऐसे में माँ बाप को अब और एक एक्स्ट्रा मौका नहीं मिला कि समाज का उन्हें और साथ मिलेगा? मैं कानून की भाषा में नहीं कह रहा हूँ, बट कम से कम सामाजिक तौर पर माँ बाप को एक बड़ा हिस्सा मिलेगा साथ का, जहां समाज माँ बाप साथ खड़ा हो कि नहीं गलत हो रहा है। खासतौर पर हिंदू मुसलमान के केस की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक फिल्म देख के, तो फिर तो आप इसी लॉजिक को अगर एक्सटेंड करें तो अगर बैंडिट क्वीन जैसी एक फिल्म बनी जिसमें आपने दिखाया चंबल में डाकू हैं, तो क्या उस पूरे समाज जहाँ से भी सारे डाकू बनते थे, क्या पूरे समाज के सामने लोगों को विरोध हो गया? क्या लोगों ने उन शहरों में, उन गांवों में, उन कस्बों में उस समाज के लोगों का बहिष्कार कर दिया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो एक फिल्म एक लिमिटेड पॉइंट लेके आती है, उससे समाज में अगर इतना परिवर्तन हो जाए, इतनी ताकत अगर एक फिल्म में हो कि वो पूरे समाज का पूरा कलर ही बदल दे, तब तो इस देश में बहुत कुछ बदल जाता आज तक। हालांकि ये सवाल बड़ा वाहियात सवाल है अगला, लेकिन आपके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे लोगों से सवाल लेता हूं जब मैं किसी मेहमान को बुलाता हूं, और ये ऐसा विषय है जहां पर कठोर सवाल मैं ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो नजरिया आपको लेकर आपका वर्जन जो है वो क्लैरिटी से जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल मेरे पास किसी ने भेजा कि केरला स्टोरी के मेकर्स ने केरला स्टोरी 1 से 300 करोड़ रुपया कमाया। अब वो जरा ये बताएं कि जिनकी कहानी बेचकर पैसा कमाया था उनका क्या भला हुआ? किसी पीड़िता की मदद की उस 300 करोड़ रुपया से? और जिन 2 लड़कियों पर मुख्यतः ये फिल्म थी वो तो अफगानिस्तान की जेल में आज भी सड़ रही हैं, उनकी माएँ लगातार रिक्वेस्ट कर रही हैं, उनको भी कोई कानूनी हेल्प नहीं दिलवाई गई। इनफैक्ट भारत सरकार ने कहा दे आर टू रेडिकलाइज, हमको चाहिए ही नहीं, तालिबान हमारे यहाँ के घूम गया, लेकिन वो लड़कियां हम नहीं घुमा सकते, वो नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी फिल्म ने दिखा दिया कि भाई ये बहुत ओवर रेडिकलाइज लड़कियां हैं। वो सिंपैथी खत्म हो गई। पहली बात तो हमारी केरला स्टोरी में कोई भी लड़की को हमने ओवर रेडिकलाइज नहीं दिखाया, हमने उनकी जर्नी दिखाई और वो एंट्रैपमेंट फील होने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है वो दिखाया। हमने कहीं नहीं दिखाया कि वो लड़की अपने बॉडी पे बम बांध के उड़ने गई या कोई किसी टेरर एक्ट में वो शामिल हुई। रादर वो तो भागने की कोशिश कर रही थी, जो शालिनी उन्नीकृष्णन थी। और यहाँ वाली जो लड़की थी वो तो उस लड़के को जब शादी के लिए मना करती है तो उसने उसके वीडियो और फोटोज़ जो है वो डाल दिया, उसने खुदकुशी कर ली। तो हमने तो पहली वाली में यही था कि उनका विक्टिम कैसे उनको विक्टिम बनाया गया उसकी बात। शालिनी उन्नीकृष्णन की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान की जेल में हुआ है। उसके बाद जब तालिबान ने टेक ओवर किया तब तक गवर्नमेंट की कोशिश चल रही थी उन्हें वापस लाने की। तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद उस लड़की का शायद किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है, उसकी खोज चालू थी और हमने भी उसके लिए पूरी कोशिश की, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं कभी ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं
जिन केरला की लड़कियों को हम बम्बई में हमने एक इवेंट किया था और 26 केरला की विक्टिम लड़कियों को हमने लोगों के सामने ले आए थे, वहाँ पे एक संस्था है, वो एक आश्रम बनाना चाहती है ताकि ऐसी जो लड़कियाँ हैं जो इस रास्ते पे जाके वापस आई हैं और अब उन्हें अपने घरों में जाने से दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको जान की धमकी मिल रही है, उनको, उनके परिवारों को, और अब उन्होंने डेडिकेट की हुई है अपनी लाइफ को कि हम इस मेनेस को देश भर में घूम के लोगों को समझाएंगे। ये एक्चुअल विक्टिम लड़कियां हैं और ये एक संस्था है आर्षा विद्या समाजम। वो एक आश्रम बनाना चाहते थे, उसमें एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट का डोनेशन हमारी फिल्म में से हमने किया। वो आश्रम अब ऑलमोस्ट बन के रेडी है। हम उनके साथ आज भी संपर्क में हैं, हम उनके लिए आज भी जो बन पड़ता है वो करते हैं। तो ये एक फिल्म के लेवल पे पैसे कमा के निकल जाने का कोई एंगल नहीं था। ये बातें मैं कभी बोलना नहीं चाहता था, बट क्योंकि हम पे ये आक्षेप लगाया है किसी ने, मतलब तो मैं ये सवाल आप तक भी आता होगा, क्योंकि ये सवाल हर उस डायरेक्टर पे आता है जो सामाजिक विषय फिल्म बनाता है, तो कि आप समाज के एक इमोशनल टॉपिक को बना रहे हैं, तो आपने क्या पे बैक उससे किया उस समाज को? तो मैंने आपको इसीलिए उसका एक खुलासा दे दिया। फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ सर कि आप, क्योंकि हम धीरे धीरे एंड में जा रहे हैं, बस 5 मिनट में आपसे लूंगा। फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज पर इंपैक्ट डालती हैं, समाज चर्चा करता है, बहस करता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि पिछली बार केरला स्टोरी के मेकर्स ने दरार पैदा की थी, इस पर दंगे करवा देंगे, कईयों ने कहा कि अगर कुछ हो जाता है इस घटना के बाद, नैतिक जिम्मेदारी जैसा भारी भरकम शब्द आपको एहसास है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। जागृति बढ़े, यही हमारा सिंगल मोटिव है, और क्रिमिनल्स की पहचान हो, और जांगूर बाबा 3, 4, 5 हज़ार लड़कियों को कन्वर्ट करे उससे पहले पकड़ा जाए, यही हमारा आशय है। अगर जांगूर पहले पकड़ा जाता तो ये 3-4 हज़ार लड़कियों का धर्मांतरण नहीं होता, उनकी जिंदगियां आज शायद बेहतर होती। तो क्या हमारी फिल्म देखने के बाद आप जांगूर को पहले ही पकड़ लेंगे, एक्सपोज कर देंगे, नजर रखेंगे कि आपके एरिया में कोई जांगूर पैदा हो रहा है और उसको एक्सपोज, बस इतना ही हम चाहते हैं और हमारी कोई इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये मेरा सवाल है। मैंने आपकी नमस्ते लंदन देखी और मैं बार बार इसकी तारीफ कर रहा हूँ कि उस वक्त देखिए एक फिल्म का मेरे जहन पर आज तक इम्पैक्ट है। कमाल की एक्टिंग, कमाल का म्यूजिक, कमाल की जिस कहानी कहने का तरीका, सेंसिटिव इश्यूज को बताने का तरीका भी कमाल का था। जो आपने बताया कि पाकिस्तानी लड़के वाली कहानी, एक तरीका वो था जो आपने नमस्ते लंदन में समझा कर बताया कि देखो धर्म परिवर्तन मत करो, वो जरूरी चीज है, भले वो तुमको पैसा ऑफर कर रही है। एक तरीका जो केरला स्टोरी में आप दिखा रहे हो, क्या केरला स्टोरी की कहानी को बताने का यही तरीका था, या नमस्ते लंदन की तरह वो एक समझदारी से समझाकर, लॉजिक देकर अगर हम करते तो उसका समाज में इंपैक्ट ज्यादा होता? देखिए, नमस्ते लंदन एक फिक्शनल स्टोरी थी जिसमें मेरा अपना एक बिलीफ सिस्टम था, और उस बिलीफ सिस्टम को मैंने एक कहानी में, एक रोमांटिक लव स्टोरी के जरिए कहा था। अब आप मुझे बताइए कि अगर केरला स्टोरी में अगर एक लड़की की जान ले ली जाती है बिकॉज वो आपकी बात नहीं मान रही है या आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कैसे दिखाया जाए? उसे दिखाने का मुझे कोई और तरीका समझ में नहीं आता। मुझे ये समझ में आता है कि मैं इसको बिल्कुल सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखूं। लोग अपना निर्णय इसके बाद खुद करें। जब ब्रूटैलिटी का लेवल इतना ज्यादा होता है तो आप उस ब्रूटैलिटी को कैसे सॉफ्ट पैडल कर पाएंगे? कोई तरीका ही नहीं है ना। तो जितनी कड़वी सच्चाई है उतनी ही कड़वी फिल्म आपको दिखानी पड़ेगी। नमस्ते लंदन के वक्त मेरी जो इनर बिलीफ है, जिसको मैं विश्वास करता हूं, जो कमांडो 3 में है कि इस देश का मुसलमान जो है वो भारत के साथ ही खड़ा है, ये मेरी इनर बिलीफ है, वो उन फिल्मों में झलकती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है जिसे मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। मैं दोनों पक्ष देख सकता हूं। मैं वो पक्ष भी देख सकता हूं जो मैंने नमस्ते लंदन या कमांडो 3 में रखा, मैं ये पक्ष भी देख पा रहा हूं, और दोनों को मैंने पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ रखने की कोशिश की है। मैं यही चाहता हूं कि पूरे देश के लोग दोनों पक्षों को देखें। दैट इज ऑल। इतनी सिंपल बात है, लेकिन क्योंकि बात हार्ड हिटिंग होती है तो लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। सब्जेक्ट बहुत हार्ड हिटिंग है। सब्जेक्ट हार्ड हिटिंग है, ट्रीटमेंट हार्ड हिटिंग है, और भारत में ऐसी फिल्में बनती बहुत कम है। 10-20 साल में एक फिल्म बनती है, और इस लेवल पर तो शायद नहीं कि जिन्होंने इस बड़े लेवल में फिल्में बनाई हो, नमस्ते लंदन जैसी बनाई हो, केरला स्टोरी आई हो, जिस पर आईबॉल्स इतनी ज्यादा हो। नहीं, आप
देखिए, शेखर कपूर साहब ने बैंडिट क्वीन बनाई, तो इंटरनेशनल रेपुटेशन के डायरेक्टर हैं, और आप देखिए वो फिल्म कितनी बोल्ड है। मैं आपको वादा करता हूँ, आज आप वापस वो फिल्म देखिए, केरला स्टोरी आपको उसके सामने बहुत फीकी लगेगी। समाज भी तो बदला ना सर, अब आज सोशल मीडिया आ गया तो सब सोशल मीडिया नहीं था। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको फिल्म को तो सच्चाई से दिखाना पड़ेगा। भारत में क्या होता है, हर 5-10 साल में ऐसी कोई एक फिल्म बनती है, इसलिए लोगों को शौक ज़्यादा लगता है। पर मैं कह रहा हूं कि मैंने दोनों तरफ की फिल्में बनाई हैं, आप भी दोनों पक्ष देखिए। इतनी सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलिए, आपको आपकी फिल्म को बधाई, शुभकामनाएं। हमारी कोशिश थी कि जितने भी तीखे सवाल हो सकते हैं, जो जनता के जहन में थे, आपके आलोचकों के जहन में थे, वो सवाल जो आपके समर्थक भी सुनना चाह रहे थे, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि जब इतना कठिन विषय है तो नजरिया क्या है, और कई बार नजरिया समझने के लिए सवालों की धार बढ़ानी पड़ती है। तो अपनी तरफ से हमने कोशिश की। आपने अच्छी बात है कि सवाल हमसे पूछे नहीं थे और सारे सवालों के जवाब दिए, सो इसके लिए शुक्रगुजार है। बाकी शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आपका शो करने की इच्छा इसीलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कड़े सवालों का सामना